प्यारे छात्रों, हम आपको आज संबंध चैप्टर के बारे में पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले संबंध की परिभाषा क्या है, संबंध किसे कहते हैं। संबंध यदि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हो। नॉन एम्प्टी का मतलब होता है इसमें कुछ न कुछ अवयव अवश्य हो। तो ए से बी में कोई भी संबंध ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, जिसको हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या हम ऐसे लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। आर बराबर क्रमित युग्म ए बी, जहां ए कैपिटल ए का अवयव है और बी कैपिटल बी का अवयव है। ये तो रही संबंध की परिभाषा। अब संबंध के आगे डोमेन और रेंज। किसे डोमेन कहते हैं, किसे रेंज कहते हैं। यदि ए से बी में कोई संबंध आर है तो आर के क्रमित युग्मों के पहले अवयवों के समुच्चय को डोमेन कहते हैं। अर्थात डोमेन इक्वल टू ऑर्डर्ड इक्वल टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और रेंज आर बराबर ऑर्डर्ड पेयर बी सच दैट बी बिलोंग्स टू बी। अब एक उदाहरण से हम आपको स्पष्ट करेंगे कि कैसे हम संबंध लिखेंगे और कैसे उस संबंध का डोमेन और रेंज ज्ञात करेंगे। यदि ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इक्वल टू 2 3 4 6 7, एक ए से बी में आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, अर्थात ए से बी में कोई संबंध आर है जो निम्न प्रकार से परिभाषित है। आर बराबर ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, जहां a प्लस 1 इक्वल टू बी। इस नियम के द्वारा सबसे पहले हम संबंध के सभी क्रमित युग्मों को लिखेंगे। अब देखिए हम लिख रहे हैं, यहां कंडीशन, यहां शर्त है a प्लस 1 इक्वल टू बी। तो अब जरा देखिए r लिखना होगा। अब 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, तो 1 का संबंध 2 से हो गया। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, लेकिन b में 5 नहीं है इसलिए 4 को नहीं लिया जाएगा। 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा। अब ये तो हमारा संबंध मिला। अब हमसे कह दिया है कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। तो देखिए हम डोमेन लिख रहे हैं। इस संबंध का डोमेन इस ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले अवयव हैं उनका समुच्चय। तो पहला अवयव 1 2 3 5 है, 1 है 2 है 3 है 5, ये डोमेन हुआ। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज जो हो जाएगा दूसरे अवयवों का समुच्चय होगा। तो दूसरा अवयव है 2 है 3 है 4 है 5 है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि डोमेन हमेशा समुच्चय ए से मिलेगा और रेंज जो है हमेशा समुच्चय बी से मिलेगा। तो जब तक हम संबंध को लिख नहीं पाएंगे तब तक हम डोमेन और रेंज छांट नहीं पाएंगे। और संबंध लिखेंगे कैसे, हमको जो यहाँ पे शर्त दी गई होगी, हर एक संबंध में कोई न कोई शर्त दी जाएगी, उसी शर्त का पालन करते हुए सभी क्रमित युग्मों को लिख देंगे, वही संबंध होगा। अब कुछ विशेष प्रकार के संबंध। देखें, रिक्त समुच्चय फाई भी किसी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अतः फाई जो होगा ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा, इसलिए फाई भी ए से बी में एक संबंध होगा जिसे हम रिक्त संबंध कहेंगे। दूसरी बात, ए क्रॉस बी स्वयं ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। ए क्रॉस बी स्वयं ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। अतः ए क्रॉस बी भी ए से बी में एक संबंध होगा
जिसे समष्टीय संबंध कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तो हमारे पास दो रिलेशन यहाँ देखने को मिला, एक रिक्त संबंध मिला और एक समष्टीय संबंध मिला। अब हम कुछ उदाहरण देंगे जिन उदाहरणों से आप डोमेन रेंज अच्छी प्रकार से छान पाएंगे। अब यहां देखने वाली बात है कि R अगर A से A में कोई संबंध है, यहां कोई आवश्यक नहीं है कि A से B में ही संबंध हो, A से A में हो सकता है, A से B में किसी सेट से किसी दूसरे सेट में संबंध हो सकता है। अब A बराबर है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 1 से लेके 10 तक है, और R है हमारा ऑर्डर्ड पेयर AB such that A, B both belongs to A and A plus 4 equal to B। अब देखेंगे हम ये जो शर्त दी गई है, इस शर्त से हम पहले संबंध लिखेंगे और संबंध लिखने के बाद उसमें से डोमेन छाटेंगे, उसमें से रेंज छाटेंगे। अब देखें A plus 4 equal to B, मतलब पहले में 4 जोड़े तो दूसरा प्राप्त हो, तो अब 1 में 4 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, तो हमारा 1 का संबंध 6 से हो गया। अब 2 में 4 जोड़ेंगे, एक में 4 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, 6 नहीं मिलेगा। अब 2 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 6 मिलेगा, 2 का संबंध 6 से होगा। 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 5 का 9 से हो जाएगा, और 6 में 4 जोड़ेंगे तो 6 का संबंध 10 से हो गया। अब ये तो सभी हमारे इस संबंध के क्रमित युग्म हुए। अब इन क्रमित युग्मों से हम पहले अवयवों का समुच्चय बनाएंगे जो डोमेन कहलाता है, और दूसरे अवयवों का समुच्चय बनाएंगे जो रेंज कहलाता है। तो अब डोमेन भी हम लिख देते हैं। डोमेन जो होगा 1 2 3 4 5 और 6, ये सभी अवयवों का समुच्चय डोमेन कहलाएगा, और रेंज हो जाएगा सभी दूसरे अवयवों का समुच्चय रेंज कहलाएगा। तो 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 और 10। तो हम इस प्रकार से कोई भी संबंध दिया रहेगा या समुच्चय दिया रहेगा और एक कंडीशन शर्त दी रहेगी, तो उस शर्त के हिसाब से हम संबंध लिख लेंगे, और संबंध लिखने के बाद उससे से डोमेन छांट देंगे और रेंज छांट देंगे। अब आगे कुछ विशिष्ट प्रकार के संबंध होंगे जो कि अति महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में हम कुछ प्रकाश डालेंगे। ये सभी संबंध समुच्चय A से समुच्चय A में होंगे। ये सभी संबंध R फ्रॉम सेट A टू सेट A, R A क्रॉस A का उपसमुच्चय है। तो इसमें पहला है स्वतुल्य, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। दूसरा है सममित, जिसको सिमेट्रिक बोलते हैं इंग्लिश में। तीसरा है संक्रमक, जिसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। यह तीनों मिल जाता है, अगर किसी समुच्चय में यह तीनों संबंध रहता है तो उसको हम कहते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो अब हम एक एक के बारे में बताएंगे कि स्वतुल्य क्या है, सममित क्या है और संक्रमक क्या है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य के बारे में बता रहे हैं कि स्वतुल्य क्या चीज है। यदि A कोई समुच्चय है, A कोई समुच्चय है और R उसमें कोई संबंध है, तो R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A, अर्थात R A क्रॉस A का उपसमुच्चय होगा।
तो अब इस R को हम कब स्वतुल्य कहेंगे, कब रिफ्लेक्सिव कहेंगे? तो रिफ्लेक्सिव की डिफिनीशन है फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल A। यहां इसको इंग्लिश में फॉर एवरी कहते हैं, हिंदी में प्रत्येक कहते हैं। अर्थात समुच्चय का एक अवयव ले लेंगे और यदि उसके पीछे फॉर एवरी लगा दिया जाएगा तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह समुच्चय A में जितने अवयव हैं सभी के लिए शर्त लागू होगी। फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल A, ऑर्डर्ड पेयर AA बिलोंग्स टू R, या A is रिलेटेड टू A। अगर इस प्रकार का कोई संबंध होगा तो वह संबंध स्वतुल्य कहलाएगा। जैसे हम उदाहरण से स्पष्ट करें कि किसको स्वतुल्य कहते हैं, तो यहां देखने वाली बात है कि यदि कोई समुच्चय A है जिसमें 1 2 3 4 5 अवयव है। अब इसमें हम कुछ संबंध लिख रहे हैं। हमने लिखा R1, ऑर्डर्ड पेयर 1 1, ऑर्डर्ड पेयर 2 2, ऑर्डर्ड पेयर 3 3, ऑर्डर्ड पेयर 4 4, ऑर्डर्ड पेयर 5 5। R2 लिख रहे हैं 1 1 2 2, ऑर्डर्ड पेयर 3 3, ऑर्डर्ड पेयर 4 4, ऑर्डर्ड पेयर 5 5, ऑर्डर्ड पेयर 1 2। R3 लिख रहा हूं ऑर्डर्ड पेयर 1 1, ऑर्डर्ड पेयर 2 2, ऑर्डर्ड पेयर 3 3, ऑर्डर्ड पेयर 4 4, ऑर्डर्ड पेयर 5 4। अब यहां हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा संबंध स्वतुल्य है, कौन स्वतुल्य नहीं है। तो समुच्चय A में 5 अवयव है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो R1 में 1 का संबंध 1 से है, 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है, 4 का संबंध 4 से है, 5 का संबंध 5 से है। जितने भी अवयव हैं सभी का स्वयं से संबंध है, अतः R1 स्वतुल्य हुआ। अब हम R2 के बारे में देखेंगे, विचार करेंगे, R2 के बारे में जानना चाहेंगे कि R2 स्वतुल्य है कि नहीं। अब यहां देखने वाली बात है कि 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है, 4 का संबंध 4 से है, 5 का संबंध 5 से है और एक ऑर्डर पेयर अधिक है। तो 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है, 5 का 5 से है। जितने अवयव है स्वयं का, सबका स्वयं से संबंध है, अधिक क्रमित युग्म रह सकते हैं, इसलिए R2 ही स्वतुल्य है। अब विचार करिए R3 पे। R3 में देखिए 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, 3 का 3 से रिलेशन है, 4 का 4 से रिलेशन है, लेकिन 5 का 5 से रिलेशन नहीं है, 5 का 5 से संबंध नहीं है, 5 का संबंध 4 से है। तो यहां हमें ऑर्डर पेयर 5 5 की कमी खल रही है, इसके कारण यह स्वतुल्य नहीं है। तो इस उदाहरण से स्पष्ट हो गया होगा कि कैसे कौन सा संबंध स्वतुल्य है, कौन सा संबंध स्वतुल्य नहीं है। अब हम दूसरे संबंध पे चलेंगे जिसको सममित कहेंगे। यहां ध्यान देने वाली बात है कि स्वतुल्य में जितने अवयव होते हैं स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। सममित में ऐसी कोई बात नहीं है। अब सममित के बारे में जरा पहले परिभाषा देख लें, उसकी डिफिनीशन देख लें। सममित इंग्लिश में इसको सिमेट्रिक बोलते हैं। समुच्चय A से समुच्चय A में कोई भी संबंध R है तो हम लिखेंगे R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो यह R कब सिमेट्रिक कहा जाएगा? यदि AB बिलोंग्स टू A, हम A के कोई दो अवयव ले लिए, A इज रिलेटेड टू B, अर्थात A का B से संबंध है, और यदि हम ये दिखा दें कि B का वही संबंध A से हो जाए, या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर AB बिलोंग्स टू R इंप्लाइड दैट ऑर्डर्ड पेयर BA आल्सो बिलोंग्स टू R। AB के रहते यदि BA भी R में हो जाए तो ऐसे संबंध को हम सिमेट्रिक कहेंगे। अब उदाहरण से और स्पष्ट होगा, जैसे यदि A बराबर है 1 2 3 4
5 6। अब देखें कुछ उदाहरण मैं लिख रहा हूं। R1 इक्वल टू 1 टू ऑर्डर पेयर 1 2 2 1 3 4 4 3। R2 इक्वल टू 2 4 4 2 1 1 2 2 3 4 4 3। R3 इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 2 2 1। अब यह विचार करेंगे, R1 के बारे में विचार करेंगे। पहला क्रमिक युग्म 1 2 है तो 2 1 भी है, 3 4 है तो 4 3 भी है, अर्थात R1 हमारा इस सममित की जो परिभाषा है उसके हिसाब से R1 सममित होगा। अब R2 पे देखेंगे 2 4 है तो 4 2 भी है, इधर देखें 3 4 है तो 4 3 भी है। अब 1 1 2 2 जिसका पहला अवयव और दूसरा अवयव बराबर है उसमें सिमेट्रिक, वो तो ऑटोमेटिक ऑलरेडी सिमेट्रिक होता है, उसमें सिमेट्रिक नहीं देखा जाता है। सिमेट्रिक उसमें देखा जाता है जो अलग अलग भिन्न भिन्न डिफरेंट एलिमेंट है, ये भी सिमेट्रिक है। अब जरा देखें हमारा R3 के बारे में देखें। R3 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 से लेकर 6 6 तक है और A में 1 से लेकर के 6 तक अवयव है। तो ये इतना तो स्पष्ट करना है कि यह स्वतुल्य है। यहां आगे देखेंगे तो 1 2 है और 2 1 है, अर्थात R3 हमारा स्वतुल्य भी है और संक्रमक भी है। तो इस उदाहरण से स्पष्ट हो गया होगा कि सममित किसे कहते हैं। अब तीसरा हम बताएंगे संक्रमक, जिसको ट्रांजिटिव इंग्लिश में कहते हैं। संक्रमक ट्रांजिटिव, यदि R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A, अर्थात समुच्चय A से समुच्चय A में कोई भी संबंध R है, तो यह संक्रमक होगा यदि A B C बिलोंग्स टू A। A के किन्हीं 3 अवयवों को ले लिया जाए, A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C। A का B से रिलेशन है और B का वही रिलेशन C से है, यह दोनों दिया गया है। इन दोनों से यदि हम यह दिखा दें कि A रिलेटेड टू C, A का वही संबंध C से है, A का जो संबंध B से है, B का वही संबंध C से है, यह दोनों दिए रहने पर यदि हम यह दिखा दें कि A का वही संबंध C से है, तो ऐसे संबंध को संक्रमक कहेंगे या ट्रांजिटिव कहेंगे। अब उसको हम ऑर्डर्ड पेयर कैसे दिखा सकते हैं? AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R implies that AC बिलोंग्स टू R। AB R का अवयव है, BC R का अवयव है। इन दोनों से अगर ये दिखा दिया जाए कि AC भी R का अवयव है तो यह संबंध संक्रमक होगा। तो अब देखिए उदाहरण से संक्रमक को हम स्पष्ट कर रहे हैं। यदि A इक्वल टू 1 2 3 4, R1 देखें यहां 1 2 2 3 1 3, R2 देखें 2 4 4 3 2 3 3 1। अब यहां 2 संबंध देखेंगे। समुच्चय A में 4 अवयव हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। R1 हमने एक संबंध लिखा है जिसका पहला ऑर्डर पेयर 1 2 2 3 1 3। 1 का 2 से संबंध है, 2 का 3 से संबंध है। अब देखिए 1 का वही संबंध किससे हो जा रहा है?
3 से हो जा रहा है, अतः यह संबंध हमारा संक्रमक हुआ। अब R2 के बारे में विचार करिए, 2 का 4 से संबंध है, 4 का 3 से संबंध है, तो यहां देखने को मिल रहा है 2 का संबंध 3 से। लेकिन अब यहां विचार करने वाली बात है, 2 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 1 से है, हमें 2 का संबंध 1 से चाहिए, अर्थात ऑर्डर्ड पेयर 2 1 चाहिए। लेकिन यहां कोई भी ऑर्डर्ड पेयर 2 1 नहीं दिया गया है, अतः R2 हमारा संक्रमक नहीं हुआ, यहां केवल R1 संक्रमक हुआ। तो ये तो रही स्वतुल्य, सममित और संक्रमक की परिभाषा। अब एक संबंध जिसको हम तत्समक संबंध कहते हैं। तत्समक संबंध परिभाषा तो उसकी स्वतुल्य से मिलती जुलती है, जिसको हम आइडेंटिटी रिलेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। तत्समक, जिसको आइडेंटिटी कहते हैं हम इंग्लिश में। अब देखें, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A, अर्थात A से A में कोई संबंध आ रहा है, तो यह तत्समक होगा फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल A, ऑर्डर्ड पेयर A बिलोंग्स टू कैपिटल A, कैपिटल R। अब जैसे उदाहरण देते हैं हम, A इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो R1 इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, R2 इक्वल टू 1 2 2, R2 इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 2 1। अब यहां विचार करेंगे, R1 में देखें, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से, 5 का 5 से है। इसी तरह R2 में 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 1 2 है, 2 1 है। R1 स्वतुल्य भी है और R1 जो है तत्समक भी है। लेकिन R2 के बारे में देखें, 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है, 4 का संबंध 4 से है, 5 का संबंध 5 से है, तो यह स्वतुल्य हुआ लेकिन तत्समक नहीं हुआ। तत्समक के लिए जितने अवयव हैं उनका स्वयं से संबंध चाहिए, एक भी क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर अधिक नहीं होना चाहिए। तो यह स्वतुल्य है लेकिन तत्समक नहीं है, और R1 स्वतुल्य भी है और तत्समक है। यह ध्यान देने वाली बात है कि R2 स्वतुल्य के साथ साथ सममित भी है, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 भी है। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है